हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी वी हैड कंप्लीटेड 2 पेपर्स इन द कंप्लीट मोड। ठीक है, बाकी आज जो है वो मतलब ये थर्ड पेपर है जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था। 2018 में कंडक्ट किया गया था एंड द एग्ज़ाम डेट वाज 3 जुलाई 2018। मेल, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग करके आते हैं, तो ये मेल का है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस फिर से वही 200 के नियर अबाउट हैं और फिर इसमें क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं, मैंने क्विक रिव्यू किया है पेपर का, तो थिंग्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट, वी कैन से दैट कि हाँ उतना सिंपल नहीं है जितना इससे पहले वाले पेपर सिंपल थे। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, फ्यू क्वेश्चंस आर नीड टू मोर इलेबोरेशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आई विल ट्राई टू कवर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ठीक है, तुम करते चलो साथ साथ में, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट है, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस देखने ही है यहाँ पे कि हाँ मतलब जो तुम्हारी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या तुम यहाँ पे चीज़ों को सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए 30 के फॉर्म में कोशिश करेंगे कवर करने की, और बाकी कुछ क्वेश्चंस में है जिनमें मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूँगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द डीएसएसबी। इट मे बी आस्क इन द EMRS, इट मे बी इन द KVS, इन मे बी इन द NVS। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, what is the term given to the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration? ठीक है, यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं। सपोज दैट यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन मतलब फोर्सफुली जब आपने एयर जो है वो बाहर को ब्रीद आउट कर दी, ठीक है, एक्सपायर कर दी, तो फिर उस जगह पे मतलब टर्म जो है वो क्या आप दोगे। बट इसी जगह पे अगर दिया होता फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होता। तो इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आते हैं और बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी के थ्रू चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी वाइटल कैपेसिटीज़ और वाइटल फोर्सेस जो भी मेंशन हैं, ऑल दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, फिर फाइनली हम अपने क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखो मतलब मैं कुछ अलग नहीं लेके जाऊंगी, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी मतलब ये चीज़ मैं बता ही चुकी हूँ कि एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ लो, बाकी सारी चीज़ें बाद में, नोट्स के पीछे, कोचिंग के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे मतलब बाद में भागना। एनसीईआरटी तुम्हारी कवर है ना, तो ये मान के चलो कि 80% क्वेश्चन तुम इजीली कवर कर सकते हो। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक। यहाँ पे देखो सबसे पहले इस मतलब पेज नंबर 271 है ये एनसीईआरटी का, ठीक है, तुम देख लेना, नहीं है तो खोल के बैठ जाओ साथ साथ में। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला जो आपका पॉइंट निकल के आता है वो यहाँ पर ये है कि एक तो इसको अंडरलाइन करो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ रेस्पायरोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा रेस्पायरोमीटर है, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है, काइंडली नोट डाउन दिस। उसके बाद में आता है फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि मतलब ये तो आपको वैसे भी मतलब ये याद ही होना चाहिए, ठीक है याद होना चाहिए, बट मैं तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाने के लिए आई हूँ ना, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, टीवी फॉर टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पर मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन। ठीक है, वर्ड्स को मार्क करते चलो क्योंकि इन्हीं वर्ड से तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं एग्जाम में। तो नॉर्मल रेस्पायरेशन में वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड, वो क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम है। कितना होता है इसकी वैल्यू, ऑलमोस्ट 500 ml, या फिर यूँ कह सकते हो आप कि 0.5 लीटर भी अगर मान लो लीटर में दे रहा है तो आपका आंसर क्या होगा 0.5 लीटर, यानी कि दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, तो ये तो किस में आ जाएगा आपका ml में आ जाएगा, यानी कि कह सकते हो कि 6 लीटर से लेकर के 8 लीटर तक की एयर जो है वो नॉर्मल पर्सन क्या कर सकता है पर मिनट में, मतलब कि इनहेल या एक्सहेल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई, यहाँ पे किसकी बात हो गई, टाइडल वॉल्यूम की। उसके बाद में आता है
ऐसे कॉपी में टीवी करके यहाँ पे लिख लो कितना है ये 500 ml है। उसके बाद में आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। IRV भी होता है और एक होता है IRC, पढ़ा ही होगा। तो पहले IRV देखो फिर बताती हूँ कि IRC क्या है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मतलब जब तुमने फोर्सफुली जो है वो एक नॉर्मल सांस लेना होता है, एक होता है कि ऐसे हम मतलब अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो मतलब फोर्सफुली तुम और कितना अंदर इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन, विच दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है 2500 ml से 3000 ml, या फिर यूँ कह सकते हो कि 2.5 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक हो जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ मतलब दोनों यूनिट में याद रखो, या फिर कन्वर्जन तुम्हें आता है तो ठीक है। अब देखो IRV हो गया, उसके बाद में अब ERV भी देख लो साथ में। ERV होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, मतलब तुमने कितना जो है वो फोर्सफुल, यहाँ पर फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, फोर्सफुल एक्सपायर करेंगे। देखो वर्ड टू वर्ड जाओ, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। ऐसे ही सीधी सीधी लाइनें देता है एग्जाम में, तो बस तुम्हें लाइनों को थोड़ा सा, इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन मतलब कि अनुलोम मतलब फोर्सफुल तुमने सांस लिया, और विलोम क्या होता है कि मतलब एक प्रेशर के साथ में हम जो एयर रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उसका रेंज क्या आ जाएगा आपका 1000 ml से लेके 1100 ml तक हो जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि 1 लीटर टू 1.1 लीटर, इस तरीके से आ जाएंगी चीज़ें। अब देखो इसी में IRV में अगर हम लोग क्या करते हैं, IRV के साथ अगर हम लोग टाइडल वॉल्यूम जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, वो कैपेसिटी में चेंज हो जाएगा। यहाँ बात हो रही थी वॉल्यूम की, बट अगर हमने टाइडल वॉल्यूम जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी हो गया। इसी तरीके से अगर ERV के साथ में मैंने टाइडल वॉल्यूम जोड़ दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ERC में, एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आता है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब विलोम करने के बाद भी जो एयर आपके लंग्स में बच जाती है वो क्या कहलाती है, रेजिडुअल। रेजिड्यू होता नहीं सब बचा बुचा, उसी तरीके से रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में जो एयर बच जा रही है, ठीक है। मार्क द वर्ड्स एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इसकी रेंज क्या है 1100 ml से लेकर के 1200 ml तक है। और हमेशा कोशिश यही करना है कि ये डाटा NCERT का ही फॉलो करो, बिकॉज यू नो दैट कि कंट्रोवर्सीज का ज़माना चल रहा है, और अगर तुम्हें क्लेम करना होगा तो तुम कोई और वैसी बुक उनके सामने नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो क्या है, एक प्रूफ के तौर पे NCERT सबसे बेस्ट मानी जाती है। बाकी फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये चीज़ें तो देखो वॉल्यूम की हो गई, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो इन वॉल्यूम्स में जब हम कैपिलरीज मतलब टाइडल वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे तो चीज़ें कैपेसिटी में चेंज होती जाएंगी। देखो मार्क रीड द लाइन, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की बात की जा रही है, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब देखो सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब यहाँ से वर्ड जो है वो रिजर्व हट जाएगा, वहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब बस वही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, वही चीज़ आ जाती है। मतलब कि IC जो है सिंपली वो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, इंस्पिरेटरी के केस में भाई जब सांस छोड़ोगे तभी तो सांस लोगे, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के केस में क्या है कि टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। बस यही वर्ड्स जो हैं ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इन्हीं वर्ड्स के चेंज करने से जो है वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद में जब उसने एक्सपायर किया
तो वो क्या कहलाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये सिंपली क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम के साथ में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है FRC, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी क्या था हमारे पास, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आया था, जिसका वैल्यू कितना था हमारे पास, 1100 से 1200 ml था ना ये चीज़। ये कितना था, 1100 से 1200 ml। अब इसी रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ मतलब इसमें क्या कर दे रहे हैं, इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ में आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करोगे, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में बची है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मतलब नॉर्मली आपने ब्रीद आउट किया, उसके बाद भी जो एयर आपके लंग्स में बची है वो क्या कहला रही है, आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, FRC। और इसका वैल्यू क्या है, ERV प्लस RV। अब आता है क्वेश्चन VC से। VC से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, VC इन द सेंस की वाइटल कैपेसिटी। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FRC, VC, इन्हीं सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। कुछ याद आया, अभी जो क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं हम, पूरी यही बात लिखी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। फिर अगली लाइन देखो क्या करा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पर मैक्सिमम की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है, यहाँ पर क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। तो जब बात यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की हो गई तो वो टोटल लंग कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन में। और यहाँ पर ये एक्सपायरेशन की बात कर रहा है। दिस इंक्लूड ERV, TV और IRV इन द सेंस कि मतलब इसको ऐसे याद किया कर लो, VC टाई TI T प्लस I प्लस E, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम कॉमन ही है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कैपेसिटीज़ मत ऐड करने लगना यहाँ पे, ठीक है, कैपेसिटीज़ मत ऐड करना। वाइटल कैपेसिटी में जब पूछ रहा है तो वहाँ पे मार्क करना चीज़ों को, वॉल्यूम की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। इन वॉल्यूम्स को ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, वाइटल कैपेसिटी मिल रहा है। एंड देन टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC की जब बात कर रहा है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स इन एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंफिरेशन, मतलब फोर्सफुली सांस लेने के बाद में जो ओवरऑल वॉल्यूम आपके लंग्स में बचा है। तो देखो हमारे पास पहले से क्या था, RV था, TV था, ERV था, ये चीज़ें तो ऑलरेडी थी। साथ में हमने क्या जोड़ना है उसमें, मतलब ये क्या चीज, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या हो गई, वाइटल कैपेसिटी हो गई। अब वाइटल कैपेसिटी में आपने और क्या ऐड कर देना है भाई, यहाँ पे बस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सिंपली VC प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, TLC हो जाएगा। और बाकी वाइटल कैपेसिटी में TIE, ऐसे करके तुम याद कर लो इसको थोड़ी देर के लिए। तो हमारा जो फाइनली क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये चीज़ें, मतलब ये वॉल्यूम्स हो गए। अब इन वॉल्यूम्स से रिलेटेड एक मैं तुम्हें मतलब चार्ट शो कर रही हूँ। चार्ट इन द सेंस वो रेस्पायरोमीटर ही है, मतलब लंग्स का। उसमें तुम देखोगे तो तुम्हें शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। ये देखो यहाँ पे मतलब ये जो डायग्राम है वो क्या है, एक मतलब स्पायरोमीटर का एक ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो चीज़ें जो है वो आई होप कि ज़्यादा क्लियर होंगी अच्छे से। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इस पे हमें वॉल्यूम मेंशन है, ठीक है, जो कि जनरली ml में ही होता है। और फिर यहाँ पे जो हमारी वाई एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। चीज़ें 0 से ही स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे। ये आप मतलब इसको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, मतलब 100, 1500, 1000 इस तरीके से, मतलब आप ये चीज़ें कर लो, इसको इतना मत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इधर साइड में क्या है आपका, मतलब टाइम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं तुम्हें जो बताने आई हूँ वो ध्यान से सुनो। ये है मतलब नॉर्मल ये रेस्पायरोमीटर का ये ग्राफ है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है आपका ये क्या आ जाएगा, ये चीज़ें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये क्या है आपका, ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उसका क्या था रेंज वहाँ पे।
अब साथ में एनसीईआरटी रखो, सामने जो मैं बोल रही हूँ उन वर्ड्स को देखते जाओ, वहाँ पे जो भी हम देख के आए हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन, तो वो क्या आ जाता है आपका टाइडल वॉल्यूम हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है आपकी 500 ml हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मली जब आप सांस ले रहे हो। फिर मैंने क्या बोला था कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जब हम अनुलोम करते हैं, यानी कि फोर्सफुली हम सांस अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, तो देखो नॉर्मल रेंज से आपका ये जो है ये कहाँ तक जा रहा है, ये देख पा रहे हो ये चीज़, ये मतलब फोर्सफुली आपने सांस लेने की कोशिश की, तो जब फोर्सफुली आपने सांस लिया तो उस कंडीशन में जो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसकी वैल्यू क्या थी, 2500 से 3000 ml था ना, देख देख के ही आ चुके हैं। तो ये कितना हो गया आपका 2500 से 3000 ml। ये रेंज जो है ये कितनी आ जा रही है, 2500 से 3000 ml आ जा रही है, ठीक है। ये मतलब फोर्सफुली आपने सांस लिया। अब फोर्सफुली सांस लिया है तो फिर अनुलोम किया तो विलोम भी करते हैं ना, मतलब फोर्सफुली ही आप एक्सहेल आउट करोगे, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। लेकिन वहाँ पे वैल्यू देखो, अनुलोम में 2500 से 3000 था, लेकिन क्या उतनी ही आप निकाल दे रहे हो, नहीं ना, वहाँ पे कितना था 1000 से 1100 ml। तो ये जो रेंज है ये डाटा निकल के आ रहा है, मैं इसीलिए अलग कलर यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक कलर्स की विजिबिलिटी क्लियर होगी आपको। अब ये देखो ये जो बन के आ रहा है ये लोअर साइड से, ये क्या है आपका, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ERV है, और ERV की वैल्यू कितनी है, वही 1000 से 1100 ml के आसपास, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में फिर यही आपका नॉर्मल, फिर टाइडल वॉल्यूम ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें तीनों क्लियर हो गई होंगी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर हो गया होगा, टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी भाई आपके लंग्स में कुछ तो एयर बची हुई है, कि सारी बाहर कर दी, सारी तो नहीं बाहर हुई है, कुछ एयर जो यहाँ पे बची हुई है वो क्या है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी है 1100 से 1200 ml, ऑलरेडी हम अभी देख के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये इसका रेंज क्या है, ये 1100 से लेकर के 1200 ml आ जाएगा। तो ये बात तो हो गई, मतलब अब तक के सारे वॉल्यूम्स की बात कर ली हमने। किसकी बात कर ली, अब तक के सारे वॉल्यूम्स की। यहाँ पर जो भी डाटा था ये सारा किसका था, वॉल्यूम्स का था। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की, ठीक है, कैपेसिटीज़ की बात करेंगे। यहाँ पर कैपेसिटीज़ आ जाती हैं आपकी इस ग्राफ में। तो देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात की थी, तो मैंने क्या बोला था कि IRV में टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो। अब देखो इन्होंने वही काम किया है, यहाँ पे आई थिंक दिख रहा होगा आपको कि 2500 से 3000 में अगर तुम 500 जोड़ दे रहे हो तो ये कितना हो जा रहा है, 2500 में 500 जोड़ दिया 3000 हो गया, 3000 में ये एक और जीरो है, 3000 में 500 जोड़ दिया तो 3500 हो गया। मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कितनी निकल के आ रही है आपकी 3000 से 3500 ml। IC क्या हो गया 3000 से 3500 ml। अब उसके बाद में क्या था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी थी, ठीक है, FRC था। तो इसमें क्या था, मतलब ERV के साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ना था, यानी कि ERV हमारा कितना है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml हो गया, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो कितना है 1100 से 1200। मतलब ये जोड़ने के बाद में तुम जोड़ लेना आराम से, ये 2200 से लेकर के 2300 ml के आसपास में इसका डाटा निकल के आता है। अब उसके बाद में आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मैंने क्या बोला था, VC टाइड, T फॉर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, पहले टाइडल वॉल्यूम फिर I और E, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सारे मिल करके क्या बना रहे हैं, VC बना रहे हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो जोड़ने के बाद में फाइनली कितनी आती है, वो है 4100 से 4600 ml, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो आ जाता है हमारा वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, TLC। तो TLC में सिर्फ हमें क्या जोड़ना था, VC में हमारे पास जो ये पड़ा हुआ था, क्या पड़ा था, रेजिडुअल वॉल्यूम। यही VC और RV जोड़ करके हमारा क्या आ जाता है, टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना आ जाता है फाइनली 5200 से लेकर के 5800 ml के आसपास में आ जाता है, ठीक है। ये इसको 5.7 लीटर करके भी कई बुक्स में मतलब दिया हुआ है कि 5.1 to 5.7 लीटर करके, ये डाटा भी थोड़ा सा याद रखना, 5.7 लीटर। तो इस तरीके से मतलब जो है ये चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बताना, मैं फिर से तुम्हें समझा दूंगी, भले टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमारा आंसर जो निकल के आता है वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम की बात नहीं की जा रही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, मैक्सिमम वॉल्यूम ना कि टोटल वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद में जो मैक्सिमम वॉल्यूम आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपका वाइटल कैपेसिटी ही होगा। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का पता ही है क्या था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तुम्हें अच्छे से पता है। टीएलसी की बात जब करेंगे तो टोटल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर टोटल टीएलसी मतलब टीएलसी वाली जब बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, फोर्स इंस्पायरेशन की जब बात करेंगे तो टीएलसी जाएगा आंसर, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और वो भी सिर्फ मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है, तो आंसर वीसी निकल के आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें आई होप कि मैं आपको समझा सकी। देखो, वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल एडल्ट रेंज बिटवीन 3 से 5 लीटर, ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज़ इजीली मेजर्ड विद स्पायरोमेट्री। ठीक है, और ये TIE करके तुम याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक्सप्लेन करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन चलो ठीक है, मैंने ये कर दिया है, ऑलरेडी 20 मिनट जा चुके हैं, अब बाकी नॉर्मली करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट व्हाट pH, ठीक है, किस pH पे बेसिक अमाइनो एसिड हैज़ इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सबको पता है कि जब pH 7 होता है उसी कंडीशन में क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बनता है, यानी कि ज्विटर आयन वाला अगर अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमाइनो एसिड इज द पॉइंट एट विच अमाइनो एसिड हैज़ नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, दैट इज pH एट विच अमाइनो एसिड डज नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टेक्निक कॉल्ड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। एक होता है नॉर्मल क्लोनिंग, एक होता है जेनेटिक क्लोनिंग, और एक ये होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तीनों में कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है, देख लेना आप थोड़ा ध्यान से। बाकी यहाँ पे जो सिंपली आपका आंसर है वो ये है, 2 सोमेटिक सेल्स आर मेड टू हाइब्रिडाइज, नहीं होगा, हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स, नहीं। आंसर है यहाँ पर सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, ये इसको इस नाम से जानते हैं, SCNT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टू एन ओवम, यानी कि सोमेटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको किसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एम्ब्रियो कल्चर कर लेते हैं, और फिर उन सेल्स को जो है वो डिजीज़ की डायग्नोस्टिक और इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। थेराप्यूटिक ड्यूरिंग मतलब क्लोनिंग क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम सोमेटिक सेल इनटू ई न्यूक्लिएटेड oocyte। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। इन थेराप्यूटिक क्लोनिंग एन एम्ब्रियो इज क्रिएटेड इन अ सिमिलर वे, द क्लोन्ड सेल्स रिमेन इन अ डिश इन द लैब, नॉट इम्प्लांटेड इन द फीमेल यूट्रस। मतलब क्या है, बस उससे टोटीपोटेंट सेल्स को बना करके और फिर अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि थेराप्यूटिक क्लोनिंग एम्स टू क्रिएट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स विद द सेम DNA एज पेशेंट फॉर रिसर्च एंड पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ होल क्लोन ऑर्गेनिज्म। मतलब उससे हम टोटीपोटेंट सेल्स को बना लेते हैं, फिर उससे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मान लो हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है या फिर कुछ और करना है, तो हम उस तरीके से मतलब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। सो फाइनली यहाँ तुम देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, मैंने ट्राई किया लेकिन और सही से चीज़ें नहीं तुम्हारे लिए कलेक्ट हो पानी है। देखो, DNA रिमूव फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड oocyte। ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड oocyte है उससे हमने पहले क्या कर दिया, उसका DNA निकाल दिया है। ठीक है, oocyte यानी कि एग सेल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एग सेल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर ये स्किन सेल है, फ्रॉम अ टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसका हमने स्किन सेल ले लिया है। अब स्किन सेल्स को क्या किया है, इसका जो DNA है वो क्या किया है, इस ओवम में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये देखो। देन आफ्टर दैट उसके बाद में क्या किया, ब्लास्टोसिस्ट, वही सारा मतलब मोरूला ब्लास्टोला ये सारी चीज़ें हुई, और ये सारा पर्पस मतलब काम जो है वो कहाँ पे, लैब में किया जा रहा है, इन विट्रो मतलब काम किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। ब्लास्टोसिस्ट हुआ, उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, यहाँ पे देखो इतने सारे स्टेम सेल्स बन गए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएटिंग इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग पैनक्रियाटिक सेल्स। क्यों, क्योंकि ये क्या था, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट था और हमें इस ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, वहाँ से टाइप मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा लिया। ठीक है, यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स हमने यहाँ से बना लिए। तो पर्पज़ ये है यहाँ पे फाइनली। एक और एग्जांपल देख सकते हो, रिमूव स्किन सेल फ्रॉम अ पेशेंट। एक पेशेंट का हमने स्किन सेल लिया
और दूसरे पेशेंट का हमने अनफर्टिलाइज्ड एग लिया, ठीक है। इस वाले का क्या लिया हमने, यहाँ पे इसका डीएनए ले रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस ले रहे हैं, और इसका साइटोप्लाज्म मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया, दोनों को फर्टिलाइज करवाया। अर्ली एम्ब्रियो विद डोनर डीएनए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मतलब इसका डीएनए और इसका एग सेल था, फर्टिलाइज करा दिया, मतलब दोनों को फ्यूज़ कराया। फ्यूज़ कराने के बाद क्लोन्ड एम्ब्रियो है। अब इस क्लोन्ड एम्ब्रियो को अगर आप मतलब किसी सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर देते हो तो इन्फेंट क्लोन ऑफ पेशेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्फेंट बन जाएगा, पूरा बच्चा बन जाएगा, होल ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहला रहा है। दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से देखो। बट अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसको कहीं और ना ट्रांसप्लांट करा के सिंपली हम इसका क्या कर रहे हैं, कल्चर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका कल्चर कर दिया पेट्री डिश में, तो यहाँ से हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिल जा रहे हैं और फिर इसको हम लोग अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ और डिजीज़ेस को क्योर करने में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहलाता है। और देख सकते हो इसमें और ज़्यादा विजिबिलिटी ब्लर्ड है, लेकिन देखो पेशेंट था, सोमेटिक सेल लिया, ये न्यूक्लिएटेड डोनर oocyte लिया, न्यूक्लियर ट्रांसफर करवाया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाए, वहाँ से तुम पैनक्रियाटिक सेल्स, आइलेट्स ऑफ सेल्स, हेमाटोपोइटिक ब्लड के लिए बना सकते हो, कार्डियोमाइसिटीज़ बना सकते हो, न्यूरॉन्स और हिपैटोसाइट्स वगैरह, यानी कि इम्यूनोलॉजिकली कंपेटिबल ट्रांसप्लांट आप कर सकते हो इसको अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो एक चार्ट की हेल्प से आई विल ट्राई टू शो यू कि देखो नॉर्मल डेवलपमेंट में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेराप्यूटिक क्लोनिंग तीनों में जो है वो क्या क्या डिफरेंस आता है। नॉर्मल में स्पर्म लिया, एग लिया, फ्यूज़न कराया, जाइगोट बना, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ, यूट्रस में, और एक एडल्ट का फॉर्मेशन हो गया। बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या लिया, एक एडल्ट सेल है और एक इन्यूक्लिएटेड oocyte है, इसका न्यूक्लियस जो था इसमें ट्रांसप्लांट मतलब फ्यूज़ करवा दिया, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हो गया, जाइगोट बन गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और यूट्राइन ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, एक सरोगेट मदर में हुआ और वहाँ से हमारा क्लोन बन गया, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द थेराप्यूटिक क्लोनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडल्ट सेल ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हो गया, जाइगोट बना, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र ब्लास्टोसिस्ट, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बने और फिर उससे डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमने यहाँ से बना लिया। तो ये मतलब डिफरेंस था तीनों में, याद रखना एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the outcome when a single unfertilized egg splits before fertilization and is then fertilized by separate sperms, ठीक है। दोनों को मतलब देखो ध्यान देने वाली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम व्हेन अ सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग, मान लो एक ये सिंगल ओवम था, ठीक है, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब इसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस है और ये दो उसमें डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि मेल स्पर्म जो है, मेल का न्यूक्लियस अभी रीच नहीं किया है, एंड देन फर्टिलाइज्ड बाय सेपरेट स्पर्म्स, मतलब अब क्या हो रहा है कि इसको अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है और इसको जो है वो दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो है वो क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही ओवम को एक ही स्पर्म ने जब फर्टिलाइज किया होता और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये डिवाइड हो गया होता दो उसमें, तब ये कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल तो नहीं कहलाएंगे, डाइजाइगोटिक भी इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि ओवम जो है वो मतलब सेम था, ठीक है। तो डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल जो होते हैं वो एक ही चीज़ आ जाती है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये क्या होगा सही आंसर, अर्ध जुड़वा संतान होंगी। क्यों, क्योंकि मदर जो है मतलब साइड जो एग था वो सेम था, बस डिफरेंस कहाँ पे हुआ है, स्पर्म में डिफरेंस हुआ है। द आउटकम व्हेन अ सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज देन फर्टिलाइज्ड बाय सेपरेट स्पर्म्स रिजल्ट्स इन हाफ आइडेंटिकल ट्विंस। दिस रेयर अकरेंस लीड्स टू ट्विंस हु शेयर आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मदर। मदर से तो भाई तुमने सिमिलर जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैरी कर रहे हो, बट हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द फादर, दस दे आर नॉट फुल्ली आइडेंटिकल लाइक मोनोजाइगोटिक तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मोनोजाइगोटिक तो तब होता ना जब एक स्पर्म जा करके उसको फर्टिलाइज करता और फिर वो जाइगोट जो है वो अलग अलग उसमें टूटता। मोनो मतलब सिंगल, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, एक जाइगोट जब दो भाग में टूट जाता है तब उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलते हैं। बट शेयर सम जेनेटिक सिमिलरिटीज मेकिंग देम हाफ आइडेंटिकल, मतलब मदर जो है, मदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए ये क्या हो जा रहे हैं, हाफ आइडेंटिकल कह सकते हो इनको।
और बाकी यहाँ पे ये जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, यही क्या है, मतलब मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक। आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट्स रिजल्टिंग इन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, वाइल फ्रेटर्नल या जो डाइजाइगोटिक होते हैं, जो फ्रेटर्नल है या डाइजाइगोटिक, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ ट्विंस डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट एग्स, ठीक है, दो अलग अलग एग से डेवलप होते हैं। सेपरेट एग्स फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स, ठीक है, दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। रिजल्टिंग इन सिबलिंग, मतलब भाई बहन कहलाते हैं हम लोग, जैसे जनरली हम लोग देख ही रहे हैं। हु शेयर अबाउट 50% ऑफ देयर DNA लाइक एनी अदर सिबलिंग, मतलब 50% ही जो है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि वी आर द, मतलब साइटोप्लाज्म तो क्या है हमारी, मतलब मम्मी का ही है, मतलब 50% सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल में 100% सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो थोड़ा सा ज़रूरत थी एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे 2 जेनेटिकली यूनिक चिल्ड्रंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कि इन एंजाइम क्लासिफिकेशन एंजाइम डीएनए गायरेज जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, तो वो आइसोमेरेज को बिलोंग करता है। डीएनए गायरेज इज एन एसेंशियल बैक्टीरियल एंजाइम विच बिलोंग टू द क्लास टोपो आइसोमेरेज दैट आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ टोपोलॉजिकल transitions of DNA. It is vital in all bacteria but absent from higher eukaryotes. तो आपका आंसर क्या जाएगा, आइसोमेरेजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिजल्ट इन मैटरनल जीन इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बिफोर जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मतलब मैटरनल जीन इफेक्ट की वजह से बिफोर जाइगोटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए और प्रोटीन्स आ जाएगा यहाँ पे। मैटरनल जीन्स आर दोज जीन्स हुज प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, हुज प्रोडक्ट आरएनए और प्रोटीन आर डिपॉजिटेड इन द oocyte. यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग विच टेक्स प्लेस इन द अनलेस एंड ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन विच टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन फिर से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई और ब्लड में इसमें से क्या है जो नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे, पार्शियल प्रेशर गैस इन ब्लड, इसकी तो ज़रूरत है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की भी ज़रूरत है, थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन बिटवीन, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत है। बट यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर, इसका यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है वो आंसर डी आ जाता है। बाकी ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ से था। एक्सटर्नल प्रेशर रिफर्स टू गैस एक्सचेंज दैट अकर इन द एल्वियोलाई, वाइल इन इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई और टिश्यू में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। द प्रेशर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच काइंड ऑफ गैस टूवर्ड्स द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल, जैसे PO2 लिखते हैं, PCO2 लिखते हैं, तो ये सब क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऐसे होता है। यहाँ पे तुम आ जाओ सीधे पेज नंबर 273 पे। वैसे समझाने को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट पता नहीं क्यों टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसीलिए देखते हैं फिर कभी। यहाँ पे देखो सबसे पहले एक तो ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज, CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से ज़्यादा है, P से 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ CO2। तो ये एक चीज़ तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में निकल के आती है। दूसरा कह रहा है कि अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एल्वियोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी, तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो देखो। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, ठीक है, 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है, यानी कि ये वाली हो गई, फिर बीच में ये जो स्पेस है और ये तीसरा, ठीक है, यही इन्हीं तीनों चीज़ों का यहाँ पर जो है वो मेनली लेखा जोखा है, ठीक है। सबसे पहले वाली जो है वो है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलर कैविटी है, और ये क्या है इसकी स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, 1 सेल्ड थिक होती है, बस याद रखना। उसके बाद में आता है द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। अब ये कैपिलरी है ब्लड कैपिलरी का भी ये एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी।
मतलब पहली लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है आपका बेसमेंट सब्सटेंस। ये जो येलो येलो सा भरा हुआ है यहाँ पे, ये हल्का हल्का, ये क्या है आपका बेसमेंट सब्सटेंस। ये इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कहाँ पे, एल्वियोलर लेवल पे। द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी कई बार इसकी थिकनेस से क्वेश्चन आता है, तो इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। जो बेसमेंट सब्सटेंस है इसकी थिकनेस जो है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। बाकी क्या है, फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम। कहने का मतलब यही है कि यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन इसमें आती है, ऑक्सीजन इसमें आती है, और यहाँ से जो है वो CO2 कहाँ चला जाता है, एल्वियोलाई में चला जाता है। बस इतनी सी बात है, और यहाँ से ये क्वेश्चन एक निकल के आता है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसका यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, इसीलिए आपका जो डी ऑप्शन था वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे कि गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, या फिर इसी को आपने और नाम सुना होगा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम याद आते ही आपको याद होगा कि ये किससे रिलेटेड है, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चीफ सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पेप्टिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके म्यूकस के नेक सेल से तो म्यूकस रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। फिर दूसरा आ जाता है आपका पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि क्या करते हैं, दो तरीके के सब्सटेंस रिलीज करते हैं। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा HCl हो जाता है, और उसके साथ ही यहाँ से क्या रिलीज होता है आपका कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे परनीशियस अनीमिया हो जाता है। फिर चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके के एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एक होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं, विच आर जनरली इनएक्टिव, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जाइमोजेंस नाम सुना होगा ना, वही इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जो फाइट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, तो फाइट डाइजेस्टिंग एंजाइम में गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होता है, जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है। लेकिन जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, यहाँ पे दो हैं, एक ये है प्रोटियोलिटिक आ जाएगा, और दूसरा आ जाता है फैट डाइजेस्टिंग। तो फैट वाले में तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि लो अमाउंट में है। प्रोटियोलिटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक आता है आपका पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन, जेन लगा है मतलब कि क्या है, ये जाइमोजन है, इनएक्टिव फॉर्म में है। और दूसरा आ जाता है आपका प्रोरेनिन, डबल एन वाला है, जो कि किस में होता है, बच्चों में होता है। तो पेप्सिनोजेन को तो कौन चेंज करेगा भाई, यही जो ऑक्जेंटिक सेल्स HCl प्रोड्यूस कर रहे थे, यही पेप्सिनोजेन जो है वो HCl इसके साथ मिल करके पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करता है। और फिर पेप्सिन फर्दर प्रोटीन्स पे एक्ट करके उनको, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस और डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। और प्रोरेनिन जो है, इसको रेनिन में कौन चेंज कर रहा है, HCl चेंज कर रहा है। फिर ये रेनिन का काम क्या है, ये केसिन यानी कि जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको पैराकैसिनेट में चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। Gastric glands of the stomach possesses parietal cells, which is responsible for secretion of intrinsic factor, causal intrinsic factor, and HCl. Intrinsic factor is a glycoprotein which play a crucial role in the transportation and absorption of the vital micronutrient vitamin B12। ठीक है, और जिसकी कमी से क्या हो जाता है, आपको पर्नीशियस अनीमिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फेसेट। फेसेट क्या है स्केलेटन सिस्टम में, तो फेसेट क्या है, स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस। अगर एक बोन आप उठा के देखोगे ध्यान से तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर होगी। फेसेट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट विच इज सिचुएटेड बिटवीन द पेडिकल एंड लेमिना ऑफ द सेम वर्टिब्रा फॉर्म द आर्टिकुलर पिलर्स दैट एक्ट टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एबिलिटी टू द वर्टिब्रल कॉलम एज ए होल। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Facet is a smooth flat surface that forms a joint with another flat bone or another facet together creating a ग्राइंडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई। किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मतलब पॉलीन्यूक्लियो वाला मतलब देखा ही होगा, न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिज्म इसमें सब में होता है। किसी का बीन शेप्ड है, किसी का किडनी शेप है, किसी का मंकी शेप्ड है। ठीक है, इस तरीके से।
जैसे देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि देखो न्यूट्रोफिल्स में भी न्यूक्लियस है, एजनोफिल्स में भी है, बेसोफिल्स में। तो आपका आंसर जो है वो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लेटलेट्स। बाकी इसमें देखो न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एजनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनमें न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोसाइट में किडनी शेप होता है, बेसोफिल्स में एस शेप होता है। बाकी इन सब में क्या क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, आपको भी चीज़ें याद आ जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Blood is an essential fluid that circulates throughout the entire body. Platelets or thrombocytes are the small colorless cell fragment in our blood that form clots and stop bleeding. Platelets are enucleated but have distinct mitochondria. Next है question number 11. Again this one is important one. अब तक हम ये देख रहे थे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है वो किस कंडीशन में होता है, मतलब मदर पॉजिटिव होगी, फादर पॉजिटिव होगा, या फिर ये सारी कंडीशंस थी। बट यहाँ पे देखो क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ फिटल कंडीशन सीन इन सेकेंड चाइल्ड ऑफ मदर। ऑलरेडी मैंने बताया था कि सेकेंड चाइल्ड में ये चीज़, ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ब्लड ग्रुप की, कि ब्लड ग्रुप क्या होगा वहाँ पे उस कंडीशन में। तो ये कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है जब ए बी नेगेटिव कंडीशन रहेगी, तभी उस केस में क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखने को मिलता है। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यू बॉर्न इज नोन एज एलो इम्यून या फिर एरिथ्रोब्लास्टो फिटालिस। व्हेन मदर ब्लड आर एस नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप कैसा है, आर एस पॉजिटिव है, सो मदर ब्लड किल द बेबी रेड ब्लड सेल। मतलब जो माँ के आरबीसीज हैं वो बच्चे के आरबीसीज को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ड्यू टू विच सेल स्वेल एंड रप्चर, जिसकी वजह से सेल क्या है, स्वेल कर जाएगा और रप्चर कर जाएगा। If the fetus with erythroblastosis fetalis is born alive, the infant may be extremely ill। और अगर वो पैदा हो भी जाता है तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा। और बाकी इसके लिए इंजेक्शन्स वगैरह भी मतलब अब तो बन चुके हैं, जैसे रोगन वगैरह करके थे, तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे ठीक ठाक इसका मतलब क्योर है अभी तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज HbA1c। तो HbA1c जो है वो क्या है, एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। HbA1c इज अ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन वेयर ग्लूकोज एंड हीमोग्लोबिन ज्वाइन टुगेदर। ग्लाइकेटेड का मतलब क्या है, ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन साथ में जुड़े हुए हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। HbA1c measures non-reversible glycosylation of the hemoglobin molecule, which is directly related to blood glucose concentrations. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड लंग कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस जो है वो कैसी हैं, रिड्यूस्ड हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Restrictive lung disease are the characterized by reduced lung volume and limited expansion during inhalation. It is a restrictive lung disease. The compliance of lung is reduced, which increase the stiffness of the lung and limits expansion. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट क्यूरेबल, या नॉन क्यूरेबल कह सकते हैं, जिसका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जेनिटल हर्पिस जो है ये इसी का क्या है, इलाज जो है वो संभव नहीं है। इसमें भी दो तरीके का आता है हर्पीस। एक होता है HV1। तो ये देखो जनरली मतलब ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है, इसको कॉज कौन करता है, तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, HSV। इसमें भी दो होती हैं, एक HSV1 होता है और एक HSV2 होता है। इसमें से जो 1 वाला होता है ये मतलब थोड़ा सा स्पेशली टाइप 1 जो है ये नॉर्मल होता है, और जो 2 वाला होता है ये मतलब जनरली ज़्यादा फेटल होता है। इसमें क्या है कि द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस विच कम्स इन 2 मेन टाइप्स। पहला वाला जो है ये क्या कॉज कर रहा है, ये ओरल हर्पीस कॉज करता है। ठीक है, ओरल हर्पीस इन द सेंस कि मतलब कोल्ड सोर्स, छाले वगैरह जैसे हो जाते हैं ना कुछ लोगों को, जुकाम या, तो HSV1 जो है ये क्या है, ओरल हर्पीस है। ठीक है, या फिर इस कंडीशन में जो है ये कोल्ड सोर्स हो जाते हैं।
लिप्स के आसपास में मतलब छाले से हो जाते हैं और वो लिटरली काफ़ी पेनफुल होते हैं। और फिर ये साथ ही साथ ये जेनिटल हर्पिस भी कॉज करता है। दूसरा वाला जो है HSV2 कॉजेज जेनिटल हर्पिस बट कैन ऑल्सो कॉज ओरल हर्पिस, मतलब दोनों एक से बढ़ के एक है कह सकते हो। जेनिटल हर्पिस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के मतलब तीनों कंडीशंस में आपको जेनिटल हर्पिस होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इवन विद सोर्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी मतलब ये चीज़ हो सकती है। बाकी क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया ये भी सारी की सारी जो है ये क्या है, अपने आप में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये भी देख लो क्लेमाइडिया भी, ठीक है। क्लेमाइडिया जो है ये किससे होता है? क्लेमाइडिया या क्लेमाइडियासिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। नाम क्या है बैक्टीरिया का? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इट ये भी क्या है? STD ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन अफेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों को ये वो कर सकती है। स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू वेजाइनल, ओरल या फिर एनल सेक्स के थ्रू, फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या फिर इफ़ यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद समवन हु हैज़ क्लेमाइडिया आफ्टर बीइंग ट्रीटेड इन द पास्ट, ठीक है। मतलब पास्ट हिस्ट्री भी अगर उसकी है तो वो डेफिनेटली आपको परेशान कर सकती है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अनयूजुअल यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है एंड एब्डोमिनल वेजाइनल डिस्चार्ज विद स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ठीक है। और ये कैसा है? मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इनफर्टिलिटी वुमेन में कॉज कर सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हैविंग मोर देन वन पार्टनर के साथ अगर आपने सेक्स किया तो फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हैविंग सेक्स विदाउट यूजिंग अ कॉन्डम, यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल एंड देन हैविंग सेक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। STD है तो समझ ही जाओ बाकी सारी चीज़ें और आगे क्या कहना चाह रहा है। इट इज़ यूजली ट्रीटेड and cured with antibiotics. Chlamydia is likely to lead to any long term problem if treated early, मतलब अगर आप इसका चाहो समय से अगर आपने इलाज करवा लिया है तो आराम से ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली कैसा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बाकी ये देख सकते हो, गोनोरिया इज कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया निसेरिया गोनोराई से होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है? सिफिलिस है। सिफिलिस जो है वो किससे? ट्रिपोनिमा, ये TRE होगा यहाँ पे, ट्रिपोनिमा पैलिडम से कॉज होता है। ये भी कैसी है? बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। इट इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिफिलिस सोर्स या रैशेस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग वेजाइनल, एनल या ओरल सेक्स। मतलब ये भी क्या है? एक तरीके से STD में ही आ रही है। सिफिलिस प्रोग्रेस थ्रू 4 स्टेजेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी, इसमें 4 स्टेजेस हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग सोर्स, स्किन रैशेस, फीवर और इन सम केसेस लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। और ट्रीटेबल है विद मेडिकेशंस के साथ में, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, एंड इज क्यूरेबल व्हेन डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड अर्ली। फिर उसके बाद में लास्ट वाला आ जाता है आपका, ये होता है गोनोरिया, ठीक है, जिसको हम लोग, और ये कॉज कौन करता है? इसको भी बैक्टीरिया ही कॉज करता है, जिसका नाम क्या है? निसेरिया गोनोराई है। आई होप द थिंग्स आर विजिबल। तो ये कैसा है? कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, किससे हो रहा है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियम निसेरिया गोनोराई से। फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन है एक तरीके से, देख लो यहाँ पे क्या होता है। फीमेल में एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन होने लगता है, ठीक है। मेल में भी वही डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, ठीक है। और ये स्वेलन टेस्टिकल्स हो जाते हैं, पेनफुल यूरिनेशन कॉमन है, पेनफुल इंटरकोर्स हो जाएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन टू द पेनिस। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी क्या है? ट्रीटेबल है। बैक्टीरिया वाले जितने वो सारे ट्रीटेबल हैं, बस एक यही हर्पिस था जो कि क्या है? वायरस से हो रहा है, यही क्या है? नॉन ट्रीटेबल या नॉन क्यूरेबल है। So, genital herpes common equally transmitted infection. Herpes simplex virus is spread by skin to skin contact during sexual activity. Genital herpes कैसा है? नॉन क्यूरेबल डिजीज है which can be prevent the spread of a genital herpes infection by using condom and other protective devices. The virus can spread more easily from men to women, ठीक है। men से women में ज़्यादा तेजी से हो रहा है then from women to men, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मेन कल्प्रिट कौन है हमारा? मतलब यहाँ पे जो डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो मैन ही है, तो वुमेन्स जो हैं वो थोड़ा सा
केयरफुल रहें इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी मिलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।